Hi friends, this is Bindya Batla. First of all, giving you a brief introduction of mine. I am ex-faculty of the Cavalier and presently I am taking classes with KD Campus. You might have heard of the brand. Now, without wasting much of the time in my introduction, let us just go deep into what all is NDA English about. Just have a look over here. Talking about NDA, specifically English, there are multiple set of things that we need to take care of. Like main, there are two areas. The two areas are grammar and vocabulary. Now grammar, why do we do grammar? That is number one. Grammar is important to understand two areas. Number one, spotting errors, and number two, sentence improvement. These two areas are important for us if we talk about grammar. Now, it is not that whatever you feel like in marking an error, you can do it the way. No. There are some proper set of instructions that we have to follow for grammar. Let's have a look over here. In grammar, you all might have heard about the parts of speech. Of course, everyone. For example, noun, pronoun, verb, adverb, adjective, prepositions, conjunctions, all these things you might have heard of. Now we need to understand one thing, that how do we have to apply these things in spotting the error point of thing. देखो, जब भी ग्रामर की बात आती है, एक चीज़ बहुत अच्छे से समझनी है कि ग्रामर को तुक्का लगा के सॉल्व नहीं किया जा सकता जब कंपटीशन एग्जाम की बात आती है. कंपटीशन एग्जाम में आप ऐसे नहीं कर सकते हो. आप लोग क्लास 9, 10th में कभी एडिटिंग ओमिशन किया होगा आप लोगों ने. एडिटिंग ओमिशन में हम इस तरह से करते थे कि पढ़ते थे, फिर लगता था अरे हाँ यार ये लग रहा है, वो लग रहा है. कैसे लगता था पता नहीं, मुझे कुछ लगा, किसी और को कुछ लगा, किसी और को कुछ और ही लगा. तो वो लग रहा है के बेसिस पे हम सोचते थे कि चलो तुक्का जितना लग गया लग गया. बट नाउ लेट्स हैव अ लुक एट फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू शो यू ओवर हियर फॉर ग्रामर. पहली चीज जो मैं आज आपकी लूंगी, जो आपके ये तुक्के वाली चीज को रिमूव करेगी और आपको समझाएगी कि किस तरह से आपने तुक्का नहीं लगाना है. आपने ये देखना है कि ग्रामर में ये आएगा तो क्यों आएगा, और अगर ये नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा. लॉजिक समझना, कारण जानना, वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है. यहाँ एक टॉपिक लेते हैं हम पहला आज के लिए. टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. अच्छा, एक चीज़ है, जनरली आप देखते हैं कि जब हम इंग्लिश की बात करते हैं ना, तो सबसे पहली चीज़ अगर कोई इंस्ट्रक्टर आपको बताता है तो सबसे पहली चीज़ वो आपके बताने वाली आती है नाउन. ऐसा लगता है कि अगर आप नाउन नहीं जानते तो शायद आप इंग्लिश ही नहीं जानते. बट ऐसा कुछ नहीं है कि नाउन नहीं जानते तो इंग्लिश नहीं जानते. सबसे पहले एक ये भी बात है कि जितने भी लोग, जो भी लोग मेरा ये लेक्चर अभी सुन रहे हैं, उनको ये चीज़ देखनी है कि आपकी बेसिक इंग्लिश बेशक से जो भी हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि प्रेजेंट में इस समय आपको जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा. मोरओवर एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है. पहली बात तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें समझ में आए यहाँ. दूसरी बात, अगर कोई स्टेप या कोई बात मिस हो जाती है तो एक नोटबुक लेकर के बैठिए और उसको आप वहीं पर नोट कर लीजिए, सो दैट बाद में आप हमारे तक वो चीज़ पहुंचा सकें कि दिस इज़ द एरिया, ये वाली बात थी जो आपकी समझ में नहीं आई. और यहाँ एनडीए को ध्यान में रखते हुए एक चीज़ बिल्कुल आपको जो सुकून देगी वो ये है कि जितनी ग्रामर हम यहाँ डिस्कस करेंगे एनडीए को लेकर के, दैट वुड बी इनफ फॉर यू. उसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर होंगी, बहुत सारे लॉजिक आपके कवर होंगे. बियॉन्ड दैट आपको कोई और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ध्यान दें एक एक चीज़. यहाँ पर इन एवरी सब्सिक्वेंट लेक्चर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी. ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मैंने पहला टॉपिक क्यों लिया, इसका कारण बता देते हैं. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट अगर देखते हैं ना आप, तो देखिए सब्जेक्ट और वर्ब कुछ ऐसा हो जाता है बेटा
कि सब्जेक्ट और वर्ब आपस में दोस्त होते हैं। इनका हाल कुछ ऐसा है कि अगर मान लीजिए वर्ब नहीं मिली तो सब्जेक्ट खाली रह गया, सब्जेक्ट नहीं मिला तो वर्ब क्या करेगा। अब वर्ब में माय डियर क्लास हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मॉडल वर्ब, बहुत तरह की चीजें हैं। अच्छा, सब्जेक्ट में भी देखें तो नाउन, जो कि मैंने कहा कि सबसे पहला टॉपिक जनरली टीचर नाउन लेते हैं। टीचर को लगता है कि अगर बच्चे को नाउन नहीं पता होगा तो आगे वो समझ में ही नहीं आएगा कि क्या है, बट ऐसा नहीं है। अब देखिए ना, जितना इंपॉर्टेंट नाउन है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या चीज बन गया, प्रोनाउन। अब सब्जेक्ट वर्ब में हमने क्या क्या चीजें स्टडी कर लेनी है, हम नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे, मेन वर्ब पढ़ेंगे, मॉडल वर्ब पढ़ेंगे, और इसके बाद में हम वो सारी चीजें पढ़ेंगे जो डेकोरेशन का काम करती हैं। जैसे एडजेक्टिव किसको सजाता है, नाउन को। एडवर्ब वो किसको सजाता है, वर्ब को। तो ये सब तो डेकोरेटर्स है ना। पहले तो नींव तैयार कर लें। अब नींव तैयार करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट और वर्ब, इन दोनों के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। मुझे ये पता होना जरूरी है कि ये मेरा सब्जेक्ट है तो इसको मुझे वर्ब कैसी देनी है। माने सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर के हिसाब से रहेगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल के हिसाब से रहेगी। कभी एग्जामिनर वर्ब में गड़बड़ करेगा तो सब्जेक्ट ठीक करना पड़ेगा, कभी एग्जामिनर सब्जेक्ट में गड़बड़ करेगा तो वर्ब ठीक करना पड़ेगा। तो दोनों को एक साथ समझने के लिए कुछ एक रूल्स अभी हम देखेंगे। जैसे देखिए, अगर मैं एक बहुत सिंपल सी बात लेती हूं कि रोहन एंड सूजन। अब बेटा रोहन और सूजन कितने लोग हैं, दो ही लोग हैं ना, रोहन और सूजन। अब जब दो लोग हैं तो हम ये कहेंगे कि आर बिजी विद देयर वर्क। अब यहां पे देखिएगा कि सब्जेक्ट था मेरा रोहन एंड सूजन और वर्ब क्या थी बेटा, आर। अब देखो, ये हेल्पिंग वर्ब और ये सब्जेक्ट, ये दोनों एक दूसरे के साथ में अग्री करते हैं, बिल्कुल करते हैं। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरल, उसी हिसाब से आर जो है वो एक प्लूरल वर्ब है, परफेक्ट है। मान लीजिए एग्जामिनर खेल खेलता है हमारे साथ और हमें कहता है कि भाई रोहन एज वेल एज सूजन आर बिजी विद देयर वर्क। अब क्या होगा कि देखने वाले बच्चे को ये लगेगा कि रोहन एंड सूजन की तो बात हो रही है। अभी ऊपर भी मैंने रोहन और सूजन की बात करी, नीचे भी मैंने रोहन और सूजन की बात करी, बट व्हाट इज द डिफरेंस। डिफरेंस ये आया, यहां अगर आप ध्यान से देखें, ऊपर मैंने यूज किया था एंड, और वहीं नीचे मैंने क्या यूज कर लिया, एज वेल एज। एज वेल एज जब दो सेंटेंस में जुड़ता है, दो शब्दों में जुड़ता है, दो वर्ड्स को अगर हम एज वेल एज के माध्यम से जो भी हमारी वर्ब रहती है या जो भी हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव रहता है, मैं आगे के लेक्चर्स में आपको बताऊंगी पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, बहुत आराम से डिटेल में सब कुछ पता चलेगा। ऐसा नहीं सोचना है कि अभी ये रह गया तो क्या होगा। मैं अभी आपको एक लिस्ट देती हूँ छोटी सी कि पोजेसिव एडजेक्टिव आपकी समझ में आ जाए। यहां मैंने बताया कि ऊपर एंड था बट नीचे एज वेल एज था। तो जब एज वेल एज से जुड़ता है तो जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है या जो भी हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव होता है वो सारी चीजें हमारे पहले सब्जेक्ट के हिसाब से आ जाती हैं। डिफरेंस समझ में आया। एंड के केस में क्या हुआ, कोई पहला या दूसरा सब्जेक्ट ने प्राइम इंपॉर्टेंस नहीं ली, दोनों एक साथ जुड़ गए, रोहन और सूजन मिलकर दो चीजें बन गई। लेकिन जब मैंने कहा कि रोहन एज वेल एज सूजन, तो वहां पर मेरा मेन सब्जेक्ट जो रहा फोकस वो रोहन रहा, सूजन तो सिर्फ उसका साथ दे रही है। तो रोहन के अकॉर्डिंग मुझे आर को किस में बदल देना चाहिए, इज में, और देयर को बदल देना चाहिए हिज में। आई होप ये बात समझ में आ रही है आपको। बाय चांस अगर नहीं आ रही है तो अभी दोबारा एक बार चलते हैं आगे, इस रूल को थोड़ा अच्छे से लिखते हैं कि व्हेन, ये पहला रूल ले रही हूं मैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, अभी बहुत कुछ आगे आएगा। व्हेन two subjects are joined using, अगर हमारे दो सब्जेक्ट जुड़े हों किससे, जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिया, एज वेल एज, along with, together with, like, unlike, इस तरह के कुछ भी एग्जाम्पल हम ले लेंगे। खाली विद भी हो सकता है, जैसे हमने ऊपर along with लिखा है ना, along with ना लिख करके अगर सिर्फ विद लिख दिया तो भी वही बात हो जाती है। अगर इनमें से किसी भी चीज से एंड नॉट भी एक जोड़ते हैं, अगर हमारे दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं,
अगर हमारे दो सब्जेक्ट्स आर जॉइंड यूजिंग एनी ऑफ दीज, देन क्या होगा बेटे, HV, MV, PA। इसको एक बार देख लेते हैं, आगे की क्लासेस में हम HV, MV, PA से समझेंगे। आज की क्लास में इसको देखते हैं। HV का मतलब क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब, यू ऑल मस्ट बी अवेयर ऑफ, जानते ही होंगे। MV मतलब यहाँ पर क्या हो गया, मेन वर्ब। अच्छा, ऑप्शन में हम ये भी देख सकते हैं कि मॉडल वर्ब्स भी हो सकती हैं, बस मॉडल वर्ब्स में फर्क ये होता है कि वो सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से उनमें ज्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं। पर यहाँ पर मैंने HV, MV को लिखा है क्योंकि वो सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से बदलती चली जाएंगी ना। जैसे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज हो गया या हैज हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर हो गया या हैव हो गया। और PA जो मैंने अभी अभी बात की, PA की मैं डिटेल बात करूंगी आपसे जब मैं प्रोनाउन पढ़ाऊंगी आपको। फिलहाल PA की छोटी सी लिस्ट लिख देते हैं। माय हुआ, आवर हुआ, हिज हुआ, हर हुआ, इट्स हुआ, देयर हुआ और योर हुआ। ये सभी चीजें कहलाती हैं PA। PA हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव। इसको डिटेल में प्रोनाउन में आपको मैं बताऊंगी तो आप खुद कहोगे कि हाँ हाँ वहां हमने मैम के पास एक बार ये चीज देखी थी। तो ये तीनों ही चीजें HV, MV और PA अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट आएंगी। किसके अकॉर्डिंग आएंगी, इस बात को नोट कीजिएगा ध्यान से कि अगर हमारे दो सब्जेक्ट जुड़े हैं किससे, एज वेल एज, एक बार देखिए वापस बोर्ड पे, अलोंग विद, टुगेदर विद, लाइक, अनलाइक, विद एंड नॉट, ऐसी किसी भी चीज से अगर हमारे दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो सेंटेंस में आने वाला हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और पोजेसिव एडजेक्टिव पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। अब इस चीज को हम थोड़ा एग्जाम्पल की तरह से समझते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे अगर हमने एक सेंटेंस लिया, द मैनेजर along with his employees have planned a day out। अब यहाँ पर जानने की बात यह है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पर जो दो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहला सब्जेक्ट कौन सा है, द मैनेजर, और दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है, हिज एम्प्लॉयज। द मैनेजर है और दूसरा है हिज एम्प्लॉयज। जुड़े किससे हैं उस चीज को मार्क कर देते हैं अलोंग विद से। अलोंग विद वही चीज है जो अभी हमने पीछे समझाई, आपको लिस्ट दिया। अब क्या होगा, अगर हमारे दो सब्जेक्ट जुड़े हैं अलोंग विद से तो सेंटेंस में आने वाली जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब दिख रही है आपको, हैव है, और पोजेसिव एडजेक्टिव यहाँ नहीं है। कैन वी सी एनीथिंग, किसी को दिख रहा है, कोई माय है, कोई आवर है, हिज वगैरह वगैरह नहीं दिख रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, जो हमारा ये हेल्पिंग वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग लगाना है, अभी अभी हमने बात की, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैनेजर, और मैनेजर कैसा सब्जेक्ट है माय डियर, मैनेजर इज सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर मैनेजर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या हैव सही होगा, नहीं, हमें हैव को काट के यहाँ क्या कर देना चाहिए, वी शुड राइट हैज। समझ में आया। अब इस चीज में एग्जाम में इस बात का खास तौर से ध्यान रखना है कि जब भी हमारे दो सब्जेक्ट्स जुड़े हों किसी चीज से तो चेक कर लीजिए कि वहां पर कौन सा रूल किसके साथ अप्लाई होगा, क्योंकि अभी आगे हम एक सेकंड रूल पढ़ेंगे, वहां पर चीजें कुछ और तरह से बदलेंगी। अभी इसका हम एक एग्जाम्पल और लेंगे जहां पे आपको पोजेसिव एडजेक्टिव दिखा दें। जैसे द कमांडर with over 1000 soldiers are ready with their troops। अब यहाँ पर क्या दो सब्जेक्ट है पहचाने आपने, पहला सब्जेक्ट हो गया द कमांडर और दूसरा सब्जेक्ट क्या हो गया 1000 सोल्जर्स। जुड़े किससे, विद ओवर। अब विद ओवर भी उसी कैटेगरी का आ गया जो अभी हमने पढ़ा कि अलोंग विद था, विद ओवर था, विद ओवर आ गया। नाउ अगेन व्हाट विल हैपन, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी, पढ़ा था हमने, या पोजेसिव एडजेक्टिव होगा, वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, ये दोनों ही चीजें फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आएंगी। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, द कमांडर है, द कमांडर सिंगुलर है, इसलिए आर की जगह में हम क्या लगा देंगे, इज, और देयर की जगह में क्या लगा देंगे, हिज।
आई होप दिस रूल इज क्लियर टू यू। अब इस चीज को ध्यान में रखना है, पहला रूल जो हमने पढ़ा और इसके बाद हम नया रूल ऐड करेंगे। एक चीज और बहुत खास ध्यान में रखनी है कि एक के बाद दूसरा रूल आता चला जाएगा। जो रूल्स, जितने रूल्स आपके एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो सभी रूल्स हम यहाँ करेंगे। बट आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब आप आगे का लेक्चर लेते हैं तो पिछले वाले लेक्चर को आप साथ साथ जोड़ते चलिए, पिछले वाले लेक्चर को साथ साथ रिवाइज करते चलिए, क्योंकि मैं कोशिश ये करूंगी कि आगे के लेक्चर्स में पिछले रूल्स को इंक्लूड करूं ताकि आपको ये प्रैक्टिस हो जाए। वहां हमें एग्जाम में किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से एरर नहीं ढूंढना होगा, वहां पर सेंटेंस दिया होगा उसमें सारी ही चीजें होंगी, कहीं से भी एरर आ सकता है। तो आगे आगे चलेंगे पर पीछे को पक्का करते हुए चलेंगे, ये बात ध्यान में रखेंगे। अब अगला रूल देखते हैं, फिर मैं वापस ब्रीफ करूंगी आपको। रूल 1 पे एक बार आऊंगी रिवीजन में। अगला रूल देखते हैं, जैसे सेकंड रूल हमारा आया। सेकंड रूल क्या कहता है? अभी अभी हमने बात की रूल 1 में, क्या बात की थी कि अगर हमारे दो सब्जेक्ट्स जुड़े हैं, किससे? अलॉन्ग विद से, एंड नॉट से, विद से, विद ओवर से, लाइक से, अनलाइक से, इस तरह की चीजों में हमने ध्यान रखना है कि HV MV PA अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा। सेकेंड रूल में थोड़ी सी डिफरेंस है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 चीजें याद रखनी है हमने सेकेंड रूल के लिए। कौन कौन सी 4 चीजें हैं? देखिए, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो और नन बट। यहां सिर्फ 4 चीजें हैं, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पहले वाला है उसमें करीबन 7-8 चीजें थी और जो दूसरा रूल है उसमें सिर्फ 4 चीजें हैं। दूसरे रूल में एक और सिमिलैरिटी हम पता करेंगे। जैसे पहले रूल में हमने देखा कि HV MV और PA किसके हिसाब से लगा रहे थे? पहले सब्जेक्ट के हिसाब से। दूसरे रूल में हम देख रहे हैं कि यही बात है, HV MV और PA, लेकिन हम पहले के हिसाब से नहीं, अब हम लगा देंगे सेकेंड सब्जेक्ट के हिसाब से। सेकेंड सब्जेक्ट को नियरेस्ट सब्जेक्ट भी कहते हैं। नियरेस्ट सब्जेक्ट किस तरह से? जैसे यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट क्या होगा? देखिए, जो भी ईदर के बाद लिखा होगा वो पहला सब्जेक्ट कहलाता है, जो और के बाद में लिखा होता है वो दूसरा सब्जेक्ट बन जाता है। सिमिलरली नीदर के बाद लिखा हुआ पहला और नॉर के बाद लिखा हुआ दूसरा। नॉट ओनली के बाद जो लिखा है वो पहला और बट ऑल्सो के बाद में जो लिखा है वो दूसरा। अच्छा, नन बट के केस में आपने एक खास ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? कि नन जो है वो अपने आप में पहला सब्जेक्ट है, तो जो भी चीज बट के बाद में लिखी होगी वो क्या बन जाएगी? दैट विल बिकम आवर सेकेंड सब्जेक्ट, वो दूसरा सब्जेक्ट बन जाएगी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे केसेस में जो भी HV MV PA, अब HV MV PA तो आपको ध्यान में होगा ना, अभी हमने 2 मिनट पहले इनकी डिटेल्स की थी। HV क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब, MV मेन वर्ब और PA पोजेसिव एडजेक्टिव, जिसकी लिस्ट अभी हमने बनाई थी प्रीवियस पेजेस में। आपके प्रीवियस पेजेस में अगर एक बार आप देखें हैं तो ये मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। इसमें हमने PA ऑलरेडी पढ़ा है, वैसे आपको अब तक याद हो जाना चाहिए था PA। एक बार फिर उसका मैं ग्लिम्स आपको दिखा देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा था PA में। पोजेसिव एडजेक्टिव में माय, ये आ गया, माय हो गया, आवर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, इट्स, देयर और योर। ये चीजें क्या थी? अभी अभी हमने पढ़ा था कि दीज आर व्हाट? दीज आर पोजेसिव एडजेक्टिव्स। तो यही पोजेसिव एडजेक्टिव हमारे आगे काम आ रहे हैं, कुछ नया नहीं है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अभी हमने पहले एग्जाम्पल लिया, अभी इसी सेंटेंस में अगर हम चेंज कर देते हैं, अभी हमने एक मैनेजर वाला सेंटेंस लिया था, मान लीजिए अब मैं उसको लिख देती हूँ कि नीदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉइज आर रेडी टू गो फॉर अ डे आउट। अब यहां पर कौन से हैं 2 सब्जेक्ट? सब्जेक्ट तो पहचानने जरूरी है ना हमें, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि हमें वर्ब किसके हिसाब से लगानी है। हमें यहाँ दिख गया नीदर और नॉर का पेयरिंग दिया। इस पेयरिंग में सब्जेक्ट आ गए हमारे, एक तो द मैनेजर आ गया और एक द एम्प्लॉइज आ गए। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो भी HV MV या PA होगा तो वो किसके हिसाब से लगाना है? दूसरे सब्जेक्ट के हिसाब से। पहला सब्जेक्ट कौन है? मैनेजर है, और दूसरा सब्जेक्ट कौन है? एम्प्लॉइज है। इसका मतलब इस सेंटेंस में तो जो ये आर है ये बिल्कुल सही है। इज इट क्लियर? ये हमने पिछले में चेंज किया था। क्यों चेंज किया था? क्योंकि हमने वहां सेंटेंस बनाया था द मैनेजर अलोंग विद द एम्प्लॉइज, वहां अलोंग विद आ गया था, तो इसलिए वहां पे सुपर पावर किसको मिल गई थी? मैनेजर को। पहला सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट था पहले रूल में, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में कौन सा हमारे लिए सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है? दूसरे वाले रूल में सेकंड सब्जेक्ट। सेकंड सब्जेक्ट यहाँ एम्प्लॉइज है, जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है। अब जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसी सेंटेंस को, इसी चीज को, इसी रूल को थोड़ा सा एक और आपको पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ भी दिखाते हैं। जैसे अगर हम इसको लिख देते हैं कि ईदर
रीमा और her friends has decided to throw a party for their new session. Now the moment we see either or, जैसे ही हमने देखा इधर और, नजर किसकी तरफ दौड़ जानी चाहिए हमारी? सीधी सीधी सेकेंड सब्जेक्ट पे। सेकेंड सब्जेक्ट कौन है? फ्रेंड्स है, जो कि कैसा है? प्लूरल है। अब जब प्लूरल है तो हैव तो नहीं होगा, सॉरी हैज तो नहीं होगा, मैंने यहाँ हैज लिखा, हैज की जगह मुझे क्या कर देना चाहिए? इसको हैव कर देना चाहिए। हाँ, नाउ आई हैव रिटन देयर, पोजेसिव एडजेक्टिव में मिल गया हमें देयर। देयर तो सही होगा क्योंकि देयर जो है वो किसके हिसाब से सही है? हर फ्रेंड्स के हिसाब से। जब प्लूरल होगा तो हैव को हमने चेंज कर दिया एंड देयर इज ओके, देयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप इट इज क्लियर कि जब हमारे दो सब्जेक्ट जुड़े हैं ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो या नन बट से, तो टोटल आइडिया आपने बस ये देखना है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब है, जो भी मेन वर्ब है, जो भी पोजेसिव एडजेक्टिव है, उसको आपने सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना है। जैसे अगर हम नन बट का एग्जांपल अगर लेते हैं तो हम कहते हैं कि नन बट माय फ्रेंड्स, तो फिर मेरे लिए सेकंड सब्जेक्ट कौन बन गया? ऑफ कोर्स माय फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि नन जो मैंने आपको बताया वो क्या बन गया? पहला। तो दूसरा सब्जेक्ट इज माय फ्रेंड्स। अब क्या है कि इस चीज में ये तो हमने देख लिया कि भाई ये चीज ऐसे रट ली, वो चीज ऐसे रट ली। अब सब्जेक्ट जो है ना हमेशा कोई राम, मोहन, सोहन, राधा, मैनेजर, एम्प्लॉय, कमांडर वगैरह वगैरह नहीं होगा। कभी कभी कोई नाम ही नहीं दिया होता सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कैसे हो जाते हैं? सब्जेक्ट ऐसा कह देता है कि भाई ईच वन, एवरी वन, अच्छा वन की जगह में चेंज कर देती हूं एवरीबॉडी, समवन, एनीवन। मोटे तौर पे याद रखना है कि ईच है, एवरी है, तो वो हमेशा किस चीज पे पॉइंट आउट करेगा? पहले मैं बता दूं, यहाँ पे मैं एक और नए रूल की तरफ आपको लेके चल रही हूँ। यहाँ हम तीसरे रूल पे आ गए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए, और आज की क्लास में ये 3 रूल आपको डाइजेस्ट करने हैं विद अ ग्लास ऑफ बॉर्नवीटा। अच्छे से इन तीनों को डाइजेस्ट कर लेना, क्योंकि ये 3 रूल, पहली बात प्रोनाउन के लिए भी कॉमन है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी ग्रामर में कंपटीशन लेवल एग्जाम के लिए डैम इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इसलिए इनको नहीं भूलना है। जब हम आगे चलेंगे तो एक रिव्यू 10 मिनट का आपको अगले लेक्चर में, पहले हम 5-10 मिनट का रिव्यू इसका देंगे जानने के लिए कि आपको कितनी बात समझ में आई है। तो ये 3 रूल बिल्कुल अच्छे से डाइजेस्ट करने हैं आपने। तीसरे रूल को देखो, कहता है कि व्हेन सेंटेंस बिगिंस विद, अब हमेशा जरूरी नहीं है शुरू ही हो, या टेक्स, क्या लेता है? इनमें से किसी भी चीज को वो सब्जेक्ट ले लेता है। अब हमारा सब्जेक्ट क्या बन गया? जैसे ही हम ईच या एवरी की तरफ देखते हैं तो वो हमारा सब्जेक्ट बन गया। अब जैसे ईच, एवरी वगैरह कुछ भी हमें नजर आता है, एक चीज हमने याद रखनी है कि हमारी जो भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब रहेगी वो अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगी। आपने क्या मानना है कि ईच और एवरी देखते ही आपका सब्जेक्ट कैसा बन गया? आपका सब्जेक्ट बन गया सिंगुलर। इज इट क्लियर? अब जो भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब लगाएंगे ईच एवरी के बाद, वो क्या कैरी ऑन कर रहा है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसने ईच ले लिया, एवरी ले लिया, इट मीन्स हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया। अब मैंने यहाँ पीए क्यों नहीं डाला? आपने सोचा होगा कि मैम हर बार लिखती हैं HVMV पीए, क्यों नहीं लिखा पीए? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पीए की थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है। क्या रिस्ट्रिक्शन है? हिज आएगा या हर आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। एक बात और याद रखनी है, कहीं तो हमें क्लैरिटी होती है कि भाई बात हो रही है मेल की, तो मेल के अकॉर्डिंग आपने लगा दिया हिज, और अगर फीमेल की बात हो रही है तो आपने लगा दिया हर। अगर क्लियर नहीं है तो फिर इन जनरल आप हिज यूज करेंगे। थोड़ा मेल डोमिनेशन हो रहा है यहाँ पर, लेकिन चलिए खैर, इस रूल को याद रखने के लिए क्लैरिटी अगर मिल रही है आपको कि भाई मेल की बात हो रही है या फीमेल की हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। मेल है तो हिज और फीमेल है तो हर, अदरवाइज आप यहाँ पर हिज का इस्तेमाल करेंगे। अब इस चीज में एक छोटा सा पॉइंट और नोट कीजिएगा कि बेटा ईच वन एवरी वन तो हमने देख लिया, कभी कभी ईच वन एवरी वन नहीं सिर्फ वन हो जाता है। तो यहाँ पे एक और बात आ जाती है कि इफ वन एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट तब क्या होगा?
अगर वन हमारा सब्जेक्ट है तो बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि वन ही है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हमारी किसके हिसाब से लगा देंगे हम, सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से। पोजेसिव एडजेक्टिव, फिर यहाँ गड़बड़ कर गया, फिर कुछ फर्क हो गया। पोजेसिव एडजेक्टिव इस केस में हो जाता है वंस। एग्जाम्पल देखते हैं अभी। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एवरी स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास वर इन देयर बेस्ट अटायर। नाउ एवरी आ गया, यहां पर वर गड़बड़ आ गया, क्या हो जाना चाहिए वर की जगह वॉज, क्योंकि जब एवरी आ गया तो हमारे लिए सिंगुलर चीज चलेगी। दूसरा देयर की जगह मैं क्या लगा दूं, अब क्लियर तो नहीं है ना, क्योंकि स्टूडेंट मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, बट मैंने आपको क्या बताया, जब क्लैरिटी नहीं होती तो देयर की जगह में आप क्या लगा देते हैं, हिज। अब कभी कभी मान लीजिए ईच ऑफ द पैसेंजर्स, अब हमने लिखा ईच ऑफ द पैसेंजर्स वर एक्साइटेड फॉर देयर जर्नी। ईच ऑफ द पैसेंजर्स, बेटा पैसेंजर्स होंगे कई, लेकिन ईच आ गया इसका मतलब हर पैसेंजर, माने यहाँ पे फिर वही बात आ गई कि ईच और एवरी है, तो हमें ध्यान रखना है ईच और एवरी के केस में कि जो भी हमारा एचवीएमवी आएगा वो हम क्या मानेंगे कि हमारा एचवीएमवी सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से आया, सब्जेक्ट एक ही है, इसका मतलब वर की जगह में यहाँ क्या कर देंगे वॉज, और देयर की जगह में अगेन हिज कर देंगे। होप आई एम क्लियर। नाउ एक सेंटेंस और देखते हैं इसका। जैसे इसी चीज को हमने कहा कि वन शुड डू हिज ड्यूटी सिंसियरली। अब इस सेंटेंस में वन आ गया, ना तो ईच है ना एवरी है, अब वन आ गया तो अब देखें, देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब तो गिवन नहीं है, मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब में मैंने बताया था कोई चेंज नहीं, शुड है तो शुड में ऐसा तो नहीं है कि सिंगुलर के हिसाब से शुड बदल जाएगा या प्लूरल के हिसाब से, कोई इश्यू नहीं है, यहाँ कोई चेंजेस करने की हमें जरूरत नहीं है। और अगर हमें सेंटेंस में, मैंने तो आपको जिक्र किया हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और पोजेसिव एडजेक्टिव का, अब आपने देखना है अगर नहीं गिवन है तो क्रिएट थोड़ा ही ना करेंगे, सेंटेंस में आप कोई चीज अपने आप क्रिएट नहीं कर सकते, जितना सेट एग्जामिनर ने दिया है उसी में आपको करेक्शन करके उसको सामने रखना है। यू कैन नॉट मेक योर ओन चेंजेस। आप ये नहीं कह सकते हो कि एग्जामिनर यहाँ कुछ लिखना भूल गया, मैं कुछ अपने हिसाब से ऐड कर देता हूँ। नो, वन शुड डू हिज ड्यूटी सिंसियरली, देयर इज ओनली वन चेंज यू कैन मेक आउट हियर, व्हाट, हिज लिखा है, ठीक है, हिज ठीक था, किसके लिए, ईच एवरी होता तब, पर वन के लिए मैंने आपको क्या बताया, वन के लिए हमारी चीज क्या हो जाएगी, ones will become my possessive adjective. Now for today I will be taking only this much for subject verb agreement for grammar. एक बारी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्या 3 रूल्स हमने किए आज। पॉइंट सबसे मेन इंपॉर्टेंट समझने वाला यहाँ ये था कि सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। एक मैं छोटी सी बात पे क्लास को छोड़ूंगी और आपको अगली बार इस चीज में डिटेल करूंगी कि जैसे आपने देखा था ना, अभी हमने बात की थी रोहन, आपने बचपन में भी देखा है कि रोहन है तो प्ले हुआ या प्लेज हुआ, और अगर रोहन एज वेल एज सूजन है तो क्या हुआ, और अगर रोहन एंड सूजन है तो क्या हुआ, है ना। अब रोहन है सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर होता है तो वर्ब के साथ एस लगता है, इस वाली बात को हम डिटेल करेंगे, बहुत सिंपल समझ में आ रही है यहाँ पर, लेकिन जब मैं आपको सेंटेंस घुमा कर दूंगी तो पता चलेगा कैसे पिक आउट करेंगे इसको। वी विल प्रैक्टिस दिस इन द नेक्स्ट क्लास। रोहन एज वेल एज सूजन में आपको पता है क्या, एज वेल एज जब होता है तो हमारे लिए फर्स्ट सब्जेक्ट प्रायोरिटी बन जाता है, तो यहाँ पे भी अगेन कौन आए मेरे लिए मुद्दा, रोहन ही रहा, यहाँ पे भी प्लेज आएगा। अगले में देखते हैं रोहन एंड सूजन, अब ये तो दोनों हैं तो ये तो प्लूरल ही बन गए, क्योंकि ये तो दो हैं, एंड से जुड़े हैं। जब ये दो बन गए, जब सब्जेक्ट प्लूरल बन जाता है तो वर्ब के साथ में एस नहीं आता, तो यहाँ पर सिंपली क्या आ गया, प्ले आ गया। तो ये गेम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है स्टडी करना कि हमारा सब्जेक्ट कैसा रेफरेंस देता है, सिंगुलर देता है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग, प्लूरल देता है प्लूरल के अकॉर्डिंग। जैसे रूल 1 में कौन हमारा मास्टर था, फर्स्ट सब्जेक्ट, एज वेल एज, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद वाला जो रूल हमने किया। रूल 2 में नीदर नॉर, 4 चीजें जो हमने की उनमें कौन था हमारे लिए प्राइम सब्जेक्ट, सेकंड। तीसरी चीज जो हमने की, सिंगुलर पे चल रही है सारी कहानी,
वहां एक चीज याद रखनी है, ईच वन, एवरीवन, समवन, एनीवन वगैरह वगैरह के केसेस में हिज या हर नहीं क्लियर है, हिज। और सिर्फ वन होता है तो हम वंस को मानते हैं एज अवर पोजेसिव एडजेक्टिव। नाउ आई जस्ट वांट लिटिल मोर टाइम टू डिस्कस one particular thing. This is my first class with you over here, and maybe we are going to meet quite frequently by the way of study Khazana. There is one thing I would like to brief you today which is going to help you a great deal. बेटे vocabulary एक ऐसी चीज़ है जो हमें competition exam के लिए बहुत ज़्यादा important है और उसमें हमारा हाथ सबसे ज़्यादा तंग होता है। जब हम अगली बार मिलेंगे तो आपको बताऊंगी हाथ तंग क्यों होता है। इस बारी के लिए मैं आपको बताऊंगी कि वोकेबलरी को सीखने के तरीके क्या हैं, क्योंकि किताबों में कई वोकेबलरी होती हैं, सिनोनिम होता है, एंटोनिम होता है, लिस्ट लिख लेते हैं, बस उसको याद रख पाना बहुत मुश्किल काम होता है। कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कुछ रूट्स मैं आपको सिखाऊंगी, कुछ बातें मैं आपको ऐसी ऐसी बताऊंगी जिसकी वजह से आपको वोकेबलरी रिटेंशन में हेल्प मिलेगा। जैसे यहाँ मैंने एक बहुत सिंपल सी चीज़ आज के लिए लिया आपके लिए वोकेबलरी में, और बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, ध्यान से नोट कीजिएगा आज जितना हम करेंगे वोकेबलरी में। LOQ लॉक। लॉक एक ऐसी चीज है, एक ऐसा रूट है जिसका मतलब होता है टॉक। लॉक का मतलब क्या होता है? टॉक। अब LOQ से सिमिलर LAC भी है और LOC भी है। LOC, LAC, LOQ इनसे कुछ और शब्द आगे बनते हैं। जैसे लॉक से हमने एक शब्द बनाया लोक्वेशियस। बेटा लॉक का मतलब क्या था? टॉक देखा, रूट का मीनिंग क्या था? टॉक। अब टॉक के लिए ही हमने एक शब्द ले लिया लोक्वेशियस। लोक्वेशियस लोक्वेशियस शब्द का मीनिंग भी क्या है? वही टॉक से जुड़ा है, टॉकेटिव। लॉक में आ गया आपका टॉक। अब टॉक के हिसाब से और शब्द अगर हम देखें जिनमें हम LOC या LOQ को जोड़ेंगे, इलॉक्युएंट। इलॉक्युएंट में देख रहे हो आप LOQ लॉक आ गया। लॉक का मतलब हमने ऊपर पढ़ा टॉक। ई यहां पर इंटरनेट वाला नहीं है, ई का मतलब यहां पर क्या है? इलैबोरेट। इलैबोरेट टॉक, दैट मीन्स इलॉक्युएंट का मतलब क्या हो गया? टू टॉक इन डिटेल। अब बहुत सारे और सिनोनिम्स होते हैं, उनको हम आगे बात करेंगे। फिलहाल मैं लॉक पे अपने आप को स्विच करके सोमनीलॉक्विज्म, यहां देखिए लॉक आ गया। लॉक का मतलब क्या बन गया? टॉक। सोम्न का मतलब होता है स्लीप, तो यहां क्या बन गया? नींद में बड़बड़ाना, टॉकिंग वाइल स्लीपिंग। नाउ keeping this lock in mind, I can create obliloquy. obliloquy का मतलब क्या होता है? OBLILOQUY। लॉक का मतलब टॉक है, OB का मतलब मैं यहाँ कुछ नेगेटिव ले रही हूँ। अब ये मेरे अपने मतलब निकल के आएंगे, ये मतलब ऐसे नहीं है। यहाँ पर OB की मैंने कोई ऐसी लिस्ट स्टडी की कि जहाँ मैंने देखा काफी सारे वर्ड्स नेगेटिव आ रहे थे। जैसे अब आप ये कहेंगे ओबीडियंट, वो तो नेगेटिव नहीं है, ऑब्वियस नेगेटिव नहीं है, बट यस देयर आर सो मेनी वर्ड्स लाइक ऑब्लिटरेट है, ऑब्नॉक्शियस है, ऑब्फस्केट है। देयर आर मेनी वर्ड्स व्हिच बिगिन विद ओबी एंड व्हिच गिव अस अनप्लेजेंट और नेगेटिव मीनिंग। तो ऑब्लिलोक्वाई हमें थोड़ा सा नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। ऑब्लिलोक्वाई का मतलब हो जाता है टॉकिंग इल और अनप्लेजेंट। क्लास अगर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि यहाँ पे मैं सारी चीजें किस डायरेक्शन में बात कर रही हूँ? लॉक के बारे में। लॉक का मतलब क्या है? टॉक। कहीं नींद में बात हो रही है, कहीं ज्यादा बात हो रही है, कहीं वैसे इलैबोरेशन हो रहा है, कहीं गलत बात हो रही है। वहीं LOC भी मैंने आपको बताया था। LOC से देखते हैं तो LOC और LAC। LAC से हमने एक शब्द बनाया लैकोनिक। लैकोनिक होती है ब्रीफ टॉक। ब्रीफ टॉक मतलब संक्षिप्त में, ब्रीफ में, शॉर्ट में किसी चीज के बारे में बात करना। तो यहाँ एक ग्लिम्स मैंने आपको दिया है आज कि मेरा वोकेबलरी का तरीका यहाँ कैसा रहेगा, कि कुछ रूट्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस पे हम जोड़ के, जैसे आज हमने कौन कौन से वर्ड सीखे। अभी हमने सीखा यहाँ पर लोक्वेशियस सीखा। अभी हम इनके सिनोनिम्स करेंगे जब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। यहाँ पे हमने लैकोनिक देखा, यहाँ पे हमने इलॉक्युएंट देखा, यहाँ पे हमने ऑब्लिलोक्वाई देखा,
यहाँ पे हमने सोमनीलॉकिज्म देखा। अब हम आगे इन्हीं के और वर्ड्स ले लेकर 5 वर्ड्स कहीं ना कहीं और इकट्ठा करके इसको 25 तक मल्टीप्लाई करेंगे। वर्ड्स होते ही ऐसे हैं जो एक के बाद एक किसी ना किसी चीज़ से उलझते हुए मिलते जुलते अगर हम सीखते हैं तो हमारे लिए याद करना आसान हो जाता है। आज के लिए इतना ही लेंगे, क्योंकि इसके ज़्यादा अगर हम बात करेंगे तो शायद हमारे लिए डाइजेस्ट करना, समझना चीज़ों को थोड़ा मुश्किल ना हो जाए। जो भी चीज़ें आपकी डाउट्स रहे, जैसा मैंने आपको बिगिनिंग में कहा था कि एक पेपर पेन लेकर बैठिए, नोट कीजिए जो भी डाउट्स हैं और आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं और हम उनके बारे में ज़रूर स्टडी खजाना पे आपकी सारी रिक्वेस्ट्स को मीट करेंगे। एंड हियर आई वुड लाइक टू थैंक स्टडी खजाना फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू कम एंड टीच यू।